Hi students, today as I said in earlier video I am going to give the answer of the question of the first video. पहले वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे और मैंने बोला था कि उस क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगी. सो टुडे वी आर गोइंग टू आंसर द क्वेश्चन. मैंने ये पूछा था कि एनर्जी जो भी हमारे बॉडी में बनता है वो कहाँ पर बनता है. ओके मतलब हमारे सेल में जो एनर्जी बनता है वो कहाँ पर बनता है. तो साइट SITE साइट ऑफ द एनर्जी प्रोडक्शन. साइट मतलब जगह, प्लेस, कहाँ पर वो एनर्जी बनता है. तो दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया. ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है. ओके हमारे बॉडी में जो सेल होती है वो सेल, ओके ये है वो सेल. सेल को बाहर से, हमारे बॉडी में सेल वॉल तो नहीं रहता है बट प्लांट्स को सेल वॉल रहता है. फिर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है. फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है. फिर प्लांट्स में अगर देखोगे तो क्लोरोप्लास्ट होता है. ओके और वैक्यूल होता है. देन देयर इज माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन द प्लांट और एनिमल बोथ सेल्स. सिर्फ क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल ये प्लांट में होता है. बाकी सारी चीजें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, राइबोसोम्स, ओके ये सारी चीजें प्लांट्स और एनिमल सेल्स दोनों में प्रेजेंट होती है. ठीक है. तो जब हम सेल के बारे में बात करते हैं तो सेल में ये जो सब है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये है क्लोरोप्लास्ट, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है न्यूक्लियस, ये है वैक्यूल. तो ये सारी जो चीज़ें हैं इन्हें कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स. ओके जिनके बारे में तुमने पढ़ा है. तो ये जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं इनमें हर एक सेल ऑर्गेनल अपना अपना खुद का काम करता है. जैसे प्लांट्स में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो फूड सिंथेसाइज करता है. माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एनर्जी प्रोडक्शन करता है. हमारे बॉडी में भी जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एनर्जी प्रोडक्शन करता है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, वैक्यूल, राइबोसोम्स सब कुछ अपना अपना काम करते हैं. सेल के अंदर एक लिक्विड होता है, जेल लाइक मटेरियल, जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म. ओके तो साइटोप्लाज्म भी इंपॉर्टेंट होता है सेल में. तो हम देखेंगे कि एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस होता है. और माइटोकॉन्ड्रिया कैसे दिखता है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया. ये दो लेयर से बना हुआ है. द आउटर लेयर और द आउटर मेम्ब्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन. ओके सो आउटर मेम्ब्रेन है उसे. फिर ये इनर मेम्ब्रेन है. ओके अब ये जो इनर मेम्ब्रेन है ना, ये इनर मेम्ब्रेन पूरा इंटैक्ट नहीं होता है. इनर मेम्ब्रेन को कहीं ना कहीं ऐसे छोटे छोटे देख रहे हो ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. ओके तो ये ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं. ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो होते हैं इन्हें कहते हैं क्रिस्टे. तुम्हें ये सब नहीं दिया है सो डोंट टेक सो मच बर्डन कि हम लोग को नहीं दिया है फिर भी एक्सप्लेनेशन क्यों. देखो हम कुछ भी पढ़ते हैं, कुछ भी आंसर्स लिखना है तुम्हें, कुछ भी स्टोरी सुननी है तो उसका बैकग्राउंड तो सुनना पड़ेगा ना, इसलिए बता रही हूँ. ठीक है सो ऐसा टेंशन मत लो कि बहुत डिफिकल्ट है. जस्ट मैं बता रही हूँ तुम्हें कि कहाँ पर होता है एनर्जी प्रोडक्शन. तो माइटोकॉन्ड्रिया का ये बाहर का मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है. आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन लिख देती हूँ अगर तुम्हें थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है. तो ये आउटर है. ओके और ये क्या है, ये है इनर मेम्ब्रेन. ठीक है इनर मेम्ब्रेन को बीच बीच में जो फिंगर लाइक देख रहे हो इसे कहते हैं क्रिस्टे. ये है डीएनए, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का भी खुद का डीएनए होता है. और जो डॉट डॉट दिख रहे हैं ना, ये डॉट डॉट है राइबोसोम्स. ओके अब इसके अंदर बनता है एटीपी. जो हम इतना कह रहे हैं ना, एटीपी है, एनर्जी करेंसी है, एटीपी की वजह से हमें एनर्जी मिलता है. तो ये एटीपी बनने की जो जगह है वो है माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनल है जिसको आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है. इनर मेम्ब्रेन को बीच बीच में क्रिस्टे प्रेजेंट है जो फिंगर जैसे होते हैं. छोटे छोटे राइबोसोम्स है, डीएनए है और ये पूरे इसके अंदर क्या बनता है, एटीपी बनता है. ओके अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे
एरोबिक रेस्पिरेशन। हमने पिछली वीडियो में एरोबिक और एनएरोबिक के बीच का डिफरेंस देखा, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने देखा कि इट इज अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, सो इट इज अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन वेयर ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। ऐसा रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। इट इज अ प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इन हायर ऑर्गेनिजम्स। हायर ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में ये प्रोसेस होता है। इट इज अ प्रोसेस इन विच 1 ग्लूकोज गिव्स 38 ATPs। बराबर बोल रहे हो तुम लोग, मतलब तुमने पढ़ा है, गुड। तो 38 ATPs मिलते हैं। तो हाई एनर्जी देने वाला प्रोसेस है। 3 स्टेप्स होते हैं। कौन से बताओ? यस, करेक्ट। ग्लाइकोलाइसिस, देन TCA साइकिल, देन ETS पाथवे। 3 स्टेप्स होते हैं और एंड प्रोडक्ट्स में क्या मिलता है? ATP मिलता है, वाटर मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है एंड सो सॉर्ट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा कि 3 स्टेप्स होते हैं, तुमने भी मुझे बताया 3 स्टेप्स है। अब ये जो 3 स्टेप्स है, ग्लाइकोलाइसिस, TCA और ETS, हम इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलाइसिस से। देखो, तुम साइंस पढ़ते हो ना, तो साइंस में जनरली ऐसा होता है कि एवरी वर्ड हैज अ मीनिंग। हर एक वर्ड का अपना अपना मीनिंग होता है। ग्लाइको का मतलब है ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, करेक्ट। लाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन। मतलब जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताया था, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर फूड ब्रेक होता है। फूड मतलब ग्लूकोज ब्रेक होता है, इसीलिए तो रेस्पिरेशन पढ़ रहे हो ना, करेक्ट। सो ग्लाइकोलाइसिस is a process in which glucose is broken down. Okay? तो ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो ग्लूकोज ब्रेक करने वाला ये पूरा प्रोसेस है। अब ग्लूकोज ब्रेक करने के लिए या ग्लाइकोलाइसिस करने के लिए टोटल 10 स्टेप्स होते हैं। क्या तुम्हें 10 के 10 स्टेप्स पढ़ने हैं? क्या नहीं, हमें 10 स्टेप्स नहीं पढ़ने, बट हमें ये देखना है कि स्टेप वाइज कैसे ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है। देखो, ये चैप्टर में तुम्हें बहुत हाई फाई चीज़ें भी पढ़नी है, तो इसीलिए हम लोग को हाई फाई लेवल में नहीं पढ़ना है, हम एकदम सिंपल मैनर में पढ़ना है। वो क्या है? इसीलिए मैं तुम्हें दोनों चीज़ें बताऊंगी। जो टोटल हाई फाई लेवल है वो भी बताऊंगी, और जो एकदम सिंपल, जो तुम्हें एग्जाम में लिखना है ना, वो भी मैं बताऊंगी। पूरा रिएक्शन हमें लिखना है, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं कि ग्लूकोज कैसे ब्रेक होता है। ग्लूकोज ब्रेक होने के लिए 10 स्टेप्स रिक्वायर्ड है, और ये जो ग्लूकोज ब्रेक होता है ये कहाँ पर होता है? ये होता है साइटोप्लाज्म में। कहाँ पर ये होगा प्रोसेस? साइटोप्लाज्म के अंदर, मतलब सेल के अंदर। ये जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर ये प्रोसेस होता है। तुम बोलोगे मैम अभी तो आपने बोला कि माइटोकॉन्ड्रिया में ATP बनता है। ध्यान से सुनो, मैंने स्टेटमेंट क्या बोला है। मैंने क्या बोला? ATP माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। मैंने ऐसा बोला क्या कि ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में ब्रेक नहीं होगा, या ग्लूकोज का जो प्रोसेस है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही होगा? मैंने सिर्फ क्या बोला? ATP यहाँ पर बनता है। ग्लूकोज ब्रेक होने के बाद तुरंत ATP बनता है? नहीं, ग्लूकोज ब्रेक होगा, फिर उसका कुछ तो सिंपल मॉलिक्यूल बनेगा, फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप आएगा ना TCA साइकिल, फिर उसके बाद ETS, फिर लास्ट में ATP बनेगा ना। इसीलिए जो पहला प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस, ये साइटोप्लाज्म में होता है। सेल के अंदर जो लिक्विड होता है उसके अंदर होता है। ओके, अब क्या है पूरा प्रोसेस जरा देखते हैं। ग्लूकोज प्लस ATP प्लस NAD प्लस फॉस्फोरिक एसिड, ओके, ये सब रिएक्ट होते हैं और आगे क्या देते हैं रिएक्ट होने के बाद। इसके बाद हमें मिलता है पाइरूवेट,
प्लस ATP प्लस NADH2 देन वाटर, ये सब मिलता है। अब ध्यान से सुनो, ग्लूकोज एक 6 कार्बन शुगर है। ओके, 6 कार्बन का ये शुगर है। 6 कार्बन्स एक साथ आते हैं तो ग्लूकोज बनता है। ये एक मॉलिक्यूल है। एक ग्लूकोज, उसके साथ ATP, उसके साथ NAD, उसके साथ फॉस्फोरिक एसिड जब रिएक्ट होते हैं तो पाइरुवेट 2 मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं। पाइरुवेट खुद एक 3 कार्बन का शुगर है। ATP मिलता है, NADH2 मिलता है और वाटर मिलता है। कैसे? अब देखो, ग्लूकोज जो है वो ब्रेक होता है और बनाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। वो आगे ब्रेक होता है और बनाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। वो आगे ब्रेक होके बनाता है फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट। फिर वो आगे बनाता है DHAP और PGAL। इसके आगे जो बनता है वो यहाँ पर लिखती हूँ। PGAL के 2 मॉलिक्यूल्स आगे जाकर बनाते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 डाई PGA। फिर वो आगे जाकर बनता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA। फिर वो आगे जाकर बनता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 PGA। फिर वो आगे जाके बनता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PPA। फिर वो आगे जाकर बनता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट। अब तुम थोड़े कंफ्यूज हो ना, मैम ने क्या लिखा है क्या पता। डोंट वरी, हमें ये नहीं पढ़ना है। मैं तुम्हें 10 स्टेप्स बता रही हूँ। मैंने बोला ना 10 स्टेप्स का प्रोसेस है। ये हाई-फाई लेवल का है जो हमें नहीं पढ़ना है। ये अपना नॉर्मल लेवल का है, ये हम पढ़ेंगे। ग्लूकोज 10 स्टेप्स के थ्रू पाइरुवेट बनाता है। ग्लूकोज एक 6 कार्बन का शुगर है। 3 कार्बन, सो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, एक 6 कार्बन का शुगर होता है ग्लूकोज, जिसके साथ ATP, NAD, H3PO4 ये सब रिएक्ट होते हैं। और ग्लूकोज को ब्रेक करने वाला प्रोसेस है ना, तो ग्लूकोज यहां से ब्रेक होता है। तो ये 3 कार्बन और ये 3 कार्बन, ऐसे ग्लूकोज ब्रेक होने के बाद 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल, ये एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल। ये है पाइरुवेट, ये भी है पाइरुवेट। समझ में आया? मतलब जो एक ग्लूकोज था जो 6 कार्बन का था टोटल, ये पूरा 6 कार्बन का एक ग्लूकोज था। ये ग्लूकोज ब्रेक हुआ, किसके वजह से ब्रेक हुआ? ATP, NAD, H3PO4 ये सारे जब एक साथ रिएक्ट हुए तो ये जो 6 कार्बन का जो एक पूरा चेन है ग्लूकोज का, वो बीच में से ब्रेक हुआ। 3 कार्बन का अलग से बन गया और ये 3 कार्बन अलग से बन गए। तो ये जो 3 कार्बन है उसका पाइरुवेट बना, ये जो 3 कार्बन है उसका पाइरुवेट बना। मतलब एक ग्लूकोज के वजह से हमें 2 पाइरुवेट मिले हैं। सो जब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ब्रेक होता है तो हमें 2 मॉलिक्यूल पाइरुवेट के मिलते हैं। ये तुमने याद रखना है। इसी के साथ हमें क्या मिलता है? जैसे ATP यहाँ पर हमने यूज किया है ग्लूकोज के टाइम पे, वैसे ATP हमें बाहर मिलेगा वापस। NAD जो है वो NADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके साथ वाटर भी एज अ बाय प्रोडक्ट मिलेगा। ग्लूकोज को ब्रेक करना है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ग्लाइकोलाइसिस पढ़ रहे हैं। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या है? ग्लूकोज को ब्रेक करने वाला प्रोसेस। कहां पर होता है? साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। कितने स्टेप्स का प्रोसेस है? 10 स्टेप्स का। इसमें इन शॉर्ट होता क्या है? 6 कार्बन की पूरी जो चेन होती है वो एक ग्लूकोज होता है। ये एक ग्लूकोज जब
ATP, NAD, फॉस्फोरिक एसिड दैट इज H3PO4 के साथ रिएक्ट होता है, तब ग्लूकोज ब्रेक होता है और पाइरुवेट बनता है। सो दो मॉलिक्यूल पाइरुवेट्स के बनते हैं। अंडरस्टूड? 10 स्टेप्स है ना, तो ये पहला स्टेप है जहां पर ग्लूकोज के वजह से, मतलब ग्लूकोज के बाद क्या बनेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फिर सेकेंड स्टेप क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बनेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फिर थर्ड स्टेप क्या है, सो देखो स्टेप वाइज अगर देखोगे तो ये पहला स्टेप है, दिस इज सेकेंड स्टेप, दिस इज थर्ड स्टेप, दिस इज फोर्थ स्टेप, दिस इज फिफ्थ स्टेप, दिस इज सिक्स्थ स्टेप, सेवेंथ स्टेप, 8th स्टेप, 9th स्टेप एंड 10th स्टेप। 10 स्टेप्स है टोटल, और 10 स्टेप्स के वजह से बनता है लास्ट में पाइरुवेट। तो तुम्हें ये 10 स्टेप्स पढ़ने हैं क्या? नहीं, तुम्हें ये 10 स्टेप्स नहीं पढ़ने हैं, इसलिए टेंशन मत लो। तुम्हें सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि एक ग्लूकोज का पूरा लॉन्ग चेन ऑफ 6 कार्बन्स अगर ATP, NAD और H3PO4 के साथ रिएक्ट होता है तो वो टूट जाता है बीच में से, और उसके 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं 3 कार्बन के, जिसको पाइरुवेट कहते हैं। और उसी के साथ ATP, NADH2, H2O ये भी बनता है। ये है ग्लाइकोलाइसिस। कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। ओके, सो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, मतलब क्या देखा है हमने इस वीडियो में? 2 चीजें देखी हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर ATP बनता है, और ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस जहां पर ग्लूकोज ब्रेक हो रहा है। ग्लूकोज ब्रेक होने के लिए 10 स्टेप्स रिक्वायर्ड है, और कहां पर होता है ये पूरा प्रोसेस? साइटोप्लाज्म में होता है। ये 10 स्टेप्स हैं, बट तुम्हें पढ़ने हैं क्या? नहीं, हम सिर्फ इतना देखने वाले हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ 6 कार्बन ग्लूकोज with ATP, with NAD, with H3PO4, after the reaction they breaks down the glucose into 2 molecules of 3 कार्बन पाइरुवेट। तो ग्लूकोज को बीच में से ब्रेक करते हैं और 3 कार्बन का क्या बनाते हैं? पाइरुवेट बनाते हैं। तो एक ग्लूकोज के कितने पाइरुवेट बने? 2 पाइरुवेट बने, करेक्ट। 6 कार्बन का एक पूरा चेन है ना, उसको बीच में से तोड़ो तो 2 चेन बनेंगे कि नहीं? तो एक पूरा कार्बन का 6 कार्बन का चेन बीच में से टूट के 2 3 कार्बन के चेन्स बनते हैं, उसे पाइरुवेट कहते हैं। उसी के साथ हमें ATP, NADH2, वाटर ये सब भी मिलता है। अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? दिस प्रोसेस इज ग्लाइकोलाइसिस। आज के लिए इतना ही। तुम लोग ये, क्योंकि देखो ये पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, तो ये रिएक्शन तुम लोग ने लिख लेना है। वीडियो को पॉज करो, रिएक्शन पूरा लिखो, फिर समझो। ये 10 स्टेप्स भी देख लो एक बार चाहिए तो, कि कैसे इतना डिफिकल्ट होता है इतना सारा स्टेप्स को ये करना, बट हमारी सेल ये सब करती है, तब जाकर पाइरुवेट बनता है। अब इस पाइरुवेट का आगे क्या होगा? स्टे ट्यून, तुम्हें रुकना पड़ेगा ज़रा, हम लोग पहले धीरे धीरे जाने वाले ना। तो आज के लिए इतना देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इस पाइरुवेट का आगे जाकर होता क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग को क्या चाहिए? ATP बनना चाहिए। तो वो ATP कैसे बनता है, हमेशा 30-80 क्यों बनता है, वो भी मैं तुम्हें बताऊंगी। उसके लिए तुम्हें वीडियो देखना ज़रूरी है। ओके, सो टिल देन स्टडी वेल, थैंक यू।